Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English Pathway. In this video I learned about chapter number 18, statement of cash flow. It is the last chapter of MGT 101. Okay, let's start. Purpose of preparing statement of cash flow. तो कैश फ्लो बनाते क्यों हैं, क्या है मकसद इसका? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज एनालिटिकल स्टेटमेंट. ये एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है दैट इज प्रिपेयर टू एनालाइज ऑल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. कैश रिसीव का क्या मतलब है? कैश इन फ्लोज, यानी कि जो कैश आपके पास आ रहा है, एंड कैश पेमेंट मीन कि जो कैश आपसे जा रहा है. डिफरेंस बिटवीन कैश बुक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. क्वेश्चन अराइजेस ईच बिजनेस एंटिटी. अब ये अक्सर बिजनेस स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन रेज होता है. क्या राइज होता है कि ईच बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर कैश बुक एंड फ्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. देन व्हाई do we prepare statement of cash flows? As a matter of fact, these accounting reports carry different characteristic and perform different function. जितने भी कैश रिसीव, कैश पेमेंट, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं. अब कैश बुक क्या करती है? इस मेंटेन क्रोनोलॉजिकली, यानी कि डेट वाइज फॉर ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट. डेट वाइज जितने भी रिसीप्ट एंड पेमेंट आ रही हैं वो लिखी जाती हैं. इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. ये ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होती है. रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन ओनली, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी. इन द प्रेजेंस ऑफ कैश बुक, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन इन जनरल लेजर. ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट की जो एंट्री होगी वो नहीं आएगी. देयरफॉर कैश बुक इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ अ रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर. ये क्यों प्रिपेयर की जाती है? एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड. कब प्रिपेयर की जाती है? एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड. इट इज़ मेंटेन फॉर अ स्मॉल एंटिटीज. छोटे बिजनेस इसको करते हैं. पार्टिकुलरली द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, लाइक एनजीओस वगैरह होगी, ट्रस्ट वगैरह होगी, विच डू नॉट फॉलो अक्रोल बेस ऑफ अकाउंट रिपोर्टिंग. अक्रोल बेस का मतलब होता है जब कोई भी आपने अर्निंग की है, जब भी काम हुआ है ना, उस टाइम रिकॉर्ड करना, चाहे पैसे आए हैं या नहीं आए, उसे कहते हैं अक्रोल बेसिस. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्यों बनाई जाती है? इट इज़ एनालिटिकल फॉर ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड. जितने भी रिसीप्ट एंड पेमेंट आएंगी रिपोर्टिंग पीरियड में वो सारी लिखी जाएंगी. इट इज़ एनालाइज्ड इनटू 3 एक्टिविटीज़. इसकी एमसीक्यू के लिए याद रखना 3 एक्टिविटी होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. It is prepared for specific reporting period and becomes integral component of financial statement of International Accounting Standard reference number 1. ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैश. पहले कंपनी का नाम से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बिफोर द ईयर. सबसे पहले मैंने बताया था 3 चीज़ें होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. आप ये देखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग ऑन, इसकी सारी वर्किंग करेंगे. कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. लेकिन मैं आपको मेन बता दूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कौन से आपने करने, जितने भी रोजाना के आपके पैसे आ रहे हैं, रोजाना का मतलब जो रेगुलर आपके महीने बाद या जैसे जो रेगुलर खर्चे होनी होती हैं, या पैसे जा रहे हैं उनसे या पैसे आपको आ रहे हैं, वो वाली सारी इसके अंदर आएंगी. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो लॉन्ग टर्म कोई भी आप एसेट्स या खरीदते हो या बेचते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे जाएं या बेचे जाएं वगैरह, वो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आएंगी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी आती हैं? जो आप बड़े बड़े लोन वगैरह लेते हो या देते हो, यानी कि कर्ज वगैरह ले रहे हो या दे रहे हो, लोन वगैरह से रिलेटेड सारा इसके अंदर आएगा. ठीक है, ये एक दफ़ा आपने स्केच पा लेना. आगे इनकी ये वर्किंग है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा? कैश कलेक्ट. इस टाइप ना ये अलग वर्किंग पेपर में वो दे सकता है, ऐसे कब बना के वो कहेगा इसके अंदर एंट्रियाँ पुट करो. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, कैश पेड फॉर अदर प्रिपेयरिंग एक्सपेंसेस. अब वर्किंग नंबर 1A. सबसे पहले हमने क्या बनाया था? कस्टमर या डेटर अकाउंट. ये डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं है, याद रखो. जो डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे ना, वो आपको पेपर में लाजमी क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके अंदर सिर्फ उधार वाली एंट्रियाँ आती थी, नगद वाली एंट्रियाँ नहीं आती थी. लेकिन इसके अंदर कैश वाली हो, उधार वाली हो, सारी आ जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस जैसा है लेकिन कंट्रोल अकाउंट नहीं है. तो ये सारा उसका स्केच है. इस तरह क्लोजिंग डेटर आएगा, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कैश फ्रॉम कस्टमर, ओपनिंग डेटर, टोटल कैश और क्रेडिट सेल्स. उसके बाद ये सप्लायर का सारा ऑपोजिट हो जाएगा. इसका जो चीज़ इधर आई थी वो इधर आ जाएगी.
उसके बाद टोटल परचेजेस कैसे फाइंड करनी है, ये अकेला अकेला भी पार्ट आ सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लिखते हैं, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या निकलेगा, टोटल परचेजेज। ये आपको पीछे याद है, पीछे हमने ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकाली थी ना, ये याद रख लो अच्छी तरह। उसमें हम सबसे पहले टोटल परचेजेज लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक उसके अंदर प्लस करते थे, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आए थे, यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए उल्ट हो जाता था, जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। इस तरह ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। उस तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ये सारा कुछ आएगा, ये सारा कुछ आपने लेस करना, इन सब के नाम याद रख लो अच्छी तरह। उसके बाद ओपनिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस, कि ये क्या निकलेगा आपके पास, कैश फॉर पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, छोटी छोटी सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह याद रख ली हैं। क्या वो था डायरेक्ट मेथड, ये है। अब इनडायरेक्ट मेथड से सारा कुछ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो पीछे प्रॉफिट आया है ना, वो वाला यहाँ पे पीछे जो निकाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये छोटी छोटी वर्किंग है, ये सारी जो छोटी छोटी वर्किंग है ना, ये सारी आपने इनके नाम एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लो सारे। लेकिन वो जो पीछे बताई है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लो क्योंकि पेपर इसका बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है आजकल। तो फिक्स एसेट सारा कंसेप्चुअल पेपर आता है, तो ये सारा एक दफ़ा देख लो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या, कैश इन हैंड ओपनिंग और क्लोजिंग, कैश एट बैंक ओपनिंग क्लोजिंग, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी एक साल के अंदर के लिए हो, ज़्यादा सालों के लिए ना हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक आपको सहूलत देता है, आप जितने बैंक में पैसे पड़े ना उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते होते हो, लेकिन जितने पैसे एक्स्ट्रा निकालोगे उसके ऊपर से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपके पास क्या निकलेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे ये क्वेश्चन है, तो ये सारा एक उसने बॉक्स दिया हुआ है, ये सारा मैंने मेंशन कर दिया है कि सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एंट्री उधर लिखेंगे हम, ये ओ मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एफ मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आई मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ लेना है। नीचे उस लिहाज से ये देखो मैंने बताया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी हमारी आते हैं, वो वाली चीज़ें आती हैं जो हम थोड़ी देर के रेगुलर जो खर्चे वगैरह कर रहे हैं, या पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, जिनको किसी को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कहीं से सेल्स कर रहे हैं, किसी कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, हमें उधार चीज़ें जो दिए हुए थे वो ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ इसके अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो ये आपके पास क्या निकलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इनकम टैक्स पेड। तो उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने बताया था, जो आप लॉन्ग टर्म जो एसेट मशीनरी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी या खरीदते या बेचते और नया ट्रक वगैरह खरीदा, ये कुछ भी वो सारा कुछ इधर आएगा। ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाली चीज़ें आपने माइनस करनी है। और फाइनेंसिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी आते हैं, जो लोन वगैरह आप लेते हो या देते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहे नहीं कि लॉन्ग आएगा, लेकिन वो इसके अंदर पार्ट बना के तो देगा ना कि इसके अंदर क्या क्या एंट्री आती हैं, इसलिए आपने करना पूरा क्वेश्चन है अच्छी तरह कि उसके अंदर से वो जैसे मर्जी पूछे। आ गई ये बैलेंस शीट का ये सारा स्ट्रक्चर है, एक दफ़ा क्वेश्चन को देख के ना एक दफ़ा आपने इसके भी प्रैक्टिस कर लेनी अच्छी तरह। ठीक है, आगे 18.2 है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, वही आगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगी। फिर आपने बस याद रख लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कौन से खर्चे आते हैं, जो छोटे मोटे जो रेगुलर पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं मंथली या फिक्स होते हैं जो, और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लॉन्ग टर्म जो आप पैसा खरीद रहे हो, बेच रहे हो या उसको कुछ भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे लॉन्ग टर्म। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी आपका लोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, फिर भी लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम फिर कह रहा हूँ कि इसका पेपर बहुत टफ आता होता है, आपने अच्छी तरह ना सारी तैयारी करनी है, किसी चीज़ को भी पीछे से क्वेश्चनों को लाइट नहीं लेना, कंट्रोल अकाउंट के भी अच्छी तरह कर लेना, सारा चैप्टर पिछले ना अच्छी तरह करने अगर आप इसका अच्छी तरह करना चाहते हो क्लियर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।